लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला हमारा प्रोजेक्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। अभी याद रखिए H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। तो इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। याद रखना, इट इज कलरलेस, dense, oily liquid with specific gravity, of 1.84 ग्राम पर ml। उसके बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 283 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 611 केल्विन। याद रखना, सो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट is 283 Kelvin and boiling point is 611 Kelvin. So it has strong affinity for water. याद रखना, और वाटर में जब हम H2SO4 को डिसॉल्व करते हैं दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इट हैज strong affinity for water and reaction is exothermic, यानी हीट रिलीज होगी बहुत सारी। इसलिए पहले H2SO4 लेके उस पे वाटर कभी मत डालिए, बहुत जबरदस्त वेपर्स निकलेंगे जिससे हमें हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब हम डाइल्यूशन कराते हैं H2SO4 का तो पहले वाटर डाल के टेस्ट ट्यूब के साइड में से धीरे धीरे H2SO4 को वाटर में मिलाना चाहिए, दैट टू विथ कांस्टेंट स्टरिंग, और हीट रिलीज होता है बहुत सारा। ये विस्कस होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखना, इट इज हाईली विस्कस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये हाईली विस्कस होगा। ये डाइबेसिक एसिड है। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे पर मोल इट गिव्स टू H+ आयन, सो इट इज डाइबेसिक। एसिड एंड undergoes ionization as। अब इसमें देखिए इसके दो स्टेप आयोनाइजेशन बता सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में इट फर्निशेस H+ along with HSO4-। अब इस चीज का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये 10 से भी बड़ा होता है, बहुत जबरदस्त। अब सेकेंड स्टेप जो डिसोसिएशन है that can be given somehow in this manner, और इस स्टेप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट रिकॉर्ड होता है that is 1.2 into 10⁻⁻²। याद रखना, जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट बड़ा होगा उतना एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। H2SO4 इज हाईली रिएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये काफी मल्टी फंक्शंस इसके हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। याद रखना, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो हमारे को रैशेस आ सकते हैं, स्किन डिसॉल्व होता है। इसके पीछे का कारण डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी।
सो एसिड अटैक्स में इसी को यूज किया जाता है, याद रखना। सो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काफी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन अगर हम कराते हैं तो हम लोगों को ईथर मिलेगा। जैसे ये इथेनॉल है, इथिल अल्कोहल, इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन हीट अगर कराते हैं तो हम लोगों को डाइथिल ईथर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। इसे कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं। वही अगर हम इथिल अल्कोहल को, दैट इज एथेनॉल को, H2SO4 के प्रेजेंस में कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर यानी एट अबाउट 443 टू 453 केल्विन अगर हीट कराते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होके हमें इथिलीन मिल सकता है एज ए प्रोडक्ट। अब फॉर्मिक एसिड का अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। आप देखिए, दिस इज फॉर्मिक एसिड। So when formic acid is heated in presence of what, H2SO4, then lead to the dehydration producing carbon monoxide and water. Oxalic acid का अगर आप डिहाइड्रेशन कराए, so this is oxalic acid. Oxalic acid को मान के चलो H2SO4 के प्रेजेंस में हमने हीट कराया, यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। चैरिंग ऑफ शुगर हम देख सकते हैं, जैसे मान के चलो ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज को H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट होगा अलोंग विथ वाटर। सेम हैपन्स विथ सुक्रोज अल्सो। इसे चैरिंग ऑफ शुगर हम कह सकते हैं, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। सो सुक्रोज को अगर आप H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो यहाँ पे भी कार्बन डिपॉजिट होगा अलोंग विथ वाटर। देखिए, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोले तो कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बन डिपॉजिट होगा, वाटर अलग हो जाएगा। ये चीजें हम देख सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हम बता सकते हैं अगर H2SO4 को हम हीट करते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, thus it act as a good oxidizing agents। याद रखना, it gives nascent oxygen on heating, thus it acts as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। देखिए, इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। सो व्हेन H2SO4 इज हीटेड अलोन तब हमें H2O मिलेगा, SO2 मिलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके वजह से ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से ये देगा। सो लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स के साथ जब हम H2SO4 को ट्रीट करेंगे तो H2SO4 इज केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नॉन मेटल्स टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। सो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कुछ रिएक्शन, जैसे मान के चलो कार्बन, when carbon is allowed to react with what, H2SO4, then we will have CO2, then SO2 and water, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। वही अगर आप सल्फर को ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करोगे, so sulfur when oxidized by H2SO4 then that lead to the formation of SO2 and what,
H2O यानी सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सेम हैपेंस विद फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस when oxidized by oxidizing acid like H2SO4, then we can have oxide of phosphorus, that is P4O10, along with what, SO2 and H2O. So इस प्रकार से नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कराने का काम H2SO4 कर सकता है. नेक्स्ट बिग थिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स. अब देखिए दोनों किस्म के मेटल्स का ऑक्सीडेशन करा सकता है. ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जैसे, और ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किए गए हैं, कॉपर जैसे. सो इट कैन ऑक्सीडाइज बोथ. सो इट कैन ऑक्सीडाइज metals above and below hydrogen in EMF series. अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे जिंक है. सो जिंक व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ H2SO4, then we would have ZnSO4, then SO2 and then H2O. अब वही चीज अगर हम कॉपर के साथ करें तो कॉपर सल्फेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर when oxidized by H2SO4 that will lead to the formation of CuSO4, SO2 and water. So इस प्रकार से ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर है और ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे है EMF सीरीज में, दोनों का ऑक्सीडेशन H2SO4 करा सकता है. अब देखते हैं कंपाउंड का ऑक्सीडेशन. सो लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स. बाकी के जो कंपाउंड्स है, अदर कंपाउंड्स, उनके ऑक्सीडेशन की अब हम बात करेंगे. जैसे हैलो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल HX, इनको H2SO4 के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो ये इनको ऑक्सीडाइज करके हैलोजन रिलीज कराएगा along with SO2 and H2O. और फेरस सल्फेट को H2SO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमें फेरिक सल्फेट मिलेगा. ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. कंसीडर फेरस सल्फेट, दैट इज FeSO4, when allowed to react with what, H2SO4, that will lead to the formation of फेरिक सल्फेट, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं along with SO2 and what, H2O. So it was all about oxidation of other compounds. तो ये कुछ प्रोमिनेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज H2SO4 के हमने अभी तक के देखे हैं. अब अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विथ मेटल्स. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज थर्ड वन, इज रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 with metals. अब याद रखना, अगर मेटल रिएक्टिव हो तो रिएक्टिव मेटल्स कैन रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4. जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन जैसे मेटल्स में ये काबिलियत होती है. सो रिएक्टिव मेटल्स कैन liberate H2 gas from dilute H2SO4. याद रखें. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा सकते हैं आयरन, मैग्नीशियम, ये जो मेटल्स एटसेट्रा, दीज आर रिएक्टिव इनफ टू रिलीज हाइड्रोजन गैस from sulfuric acid. So this can be given in this manner. So iron has ability to displace hydrogen and releasing H2 gas from this. अब कुछ मेटल्स है जैसे कि नोबल मेटल्स, कॉपर, मर्क्यूरी, लीड, these remain unattacked. So याद रखना, dilute H2SO4 cannot attack noble metals and
मेटल्स लाइक, यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, कॉपर, लीड, मर्क्यूरी एटसेट्रा, इनके साथ डाइल्यूट H2SO4 की कोई रिएक्शन नहीं होगी. Next property is act as a sulfonating agent. So acts as a sulfonating agent. अब H2SO4 ये काफी अच्छा सल्फोनेटिंग एजेंट है. अब इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेशन में ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे बेंजीन है, बेंजीन को H2SO4 के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे, you will have benzene sulfonic acid. So it reacts with benzene to form benzene sulfonic acid. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. सो दिस इज द बेंजीन. सो व्हेन बेंजीन is allowed to react with H2SO4, then sulfonation takes place to form benzene sulfonic acid with the departure of water. So this is benzene sulfonic acid. So when benzene is allowed to react with what? H2SO4, then benzene sulfonic acid is obtained. अब बाकी के जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनके साथ भी इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से ही होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 is the reaction with PCl5. Reaction with PCl5. याद रखना H2SO4 डाइबेसिक एसिड होता है. PCl5 जब H2SO4 के साथ हम हीट करेंगे तब हमें अल्टीमेटली सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिलता है. सो H2SO4 reacts with PCl5 to form सल्फ्यूरिल क्लोराइड. हम लोगों को सल्फ्यूरिल क्लोराइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. अब देखिए इसको किस प्रकार से, ये दो स्टेप में हम बता सकते हैं. सो H2SO4 कैन बी गिवन इन दिस मैनर. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. सो इसको PCl5 के साथ हम जब रिएक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हम रिएक्शन को बता सकते हैं. So lead to the formation of sulfuryl chloride along with POCl3 and HCl. यानी PCl5 is capable of displacing OH groups by chlorine. So this is none other than sulfuryl chloride. ये हमारा sulfuryl chloride है. Now next property to be discussed is the reaction with potassium ferrocyanide, that is K4FeCN/6. So let's discuss reaction with K4FeCN/6, that is potassium ferrocyanide. अब H2SO4 को अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होते हुए दिखेगा. सो H2SO4 reacts with K4FeCN/6 to evolve कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा. सो रिएक्शन को कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है. सो K4FeCN/6 is a coordination complex when it is treated with H2SO4, in fact dilute H2SO4, so leading to the formation of various side products like K2SO4, then FeSO4, then ammonium sulfate also, that is NH4/2SO4, and then with the release of
कार्बन मोनोऑक्साइड which happens to be the main event. So इस रिएक्शन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसके बाद लेट्स डिस्कस रिएक्शन विद पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज KClO3. So reaction with KClO3, that is पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट के साथ पर क्लोरिक एसिड हमें मिलेगा जब H2SO4 को आप रिएक्ट करेंगे. सो H2SO4 reacts with KClO3 to form HClO4, that is perchloric acid, and this reaction can be given in this manner. KClO3 happens to be the oxygen rich salt. इसको अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें KHSO4 that is पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, HClO4 that is perchloric acid मिलेगा, ClO2 and water as well. So reaction can be given in this manner. उसके बाद let's discuss formation of salts. Formation of salts. So ये नॉर्मल सॉल्ट और एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स, याद रखना. सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है. फॉर एग्जांपल NaOH when comes in contact with H2SO4, that will lead to the formation of Na2SO4 with the departure of water. This can be shown in this manner. Same happens when we treat copper hydroxide which happens to be the weak base. अगर इसको हम H2SO4 के साथ अलाउ करें तो हमें CuSO4 मिलेगा with the departure of water. And now incomplete neutralization of H2SO4 lead to the formation of acid salt also. So it is involved in formation of acid salts. अब इसमें हम देखेंगे अगर हम insufficient NaOH को H2SO4 में डालते हैं तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा जिसके वजह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें मिलेगा which still contains hydrogen ion. I mean it is acid salt. So इस प्रकार से सॉल्ट फॉर्मेशन में भी H2SO4 का इन्वॉल्वमेंट दिखता है. Now next property of H2SO4 is the formation of HF. देखिए वैसे तो कमर्शियली HF ऐसे नहीं बनाया जाता, लेकिन जब कैल्शियम फ्लोराइड के साथ यानी CaF2 के साथ H2SO4 को आप रिएक्ट करेंगे हमें HF मिलेगा, याद रखना. सो H2SO4 reacts with what CaF2 to give HF. यहां पे हमें HF मिलेगा. Let's see how this can be given. So CaF2 when treated with H2SO4 that will lead to the formation of HF along with CaSO4 that is calcium sulfate. अब H2SO4 highly dense acid है जिसकी volatility कम है. So using H2SO4 we can prepare comparatively less volatile acids. So in preparation of less volatile acids. So metal salts के साथ अगर हम H2SO4 को ट्रीट करते हैं तो less volatile acids हमें मिलेंगे. So H2SO4 reacts with metal halides to give less volatile halo acids.
अब इसमें हम बता सकते हैं जैसे कि कंसीडर मेटल सॉल्ट लाइक MX when allowed to react with H2SO4 then lead to the formation of halo acid along with the salt M2SO4. अब यहाँ पे याद रखना where M stands for metal, M बोले तो metal, और X is fluorine, chlorine, bromine और iodine, any halogen. So it was all about chemical properties of H2SO4. अब बात करेंगे uses की. Let's discuss uses of H2SO4. अब देखिए H2SO4 is a king of chemicals. It is a king of chemicals and it is used in preparation of numerous things जो हम daily routine में use करते हैं. So being a king of chemicals, being a king of chemicals, it is used in preparation, it is used in preparation of dyes, उसके बाद fertilizers, उसके बाद डिटर्जेंट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है. देन एक्सप्लोजिव्स एटसेट्रा, ये चीजें बनाने में H2SO4 का रोल होता है. उसके बाद इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 is used in preparation of HNO3, उसके बाद HCl, H3PO4, Na2CO3, then alums, then ethers, etc. ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल और यूजफुल थिंग्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. उसके बाद हम जो इन्वर्टर बैटरीज यूज करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल बैटरीज जो हमारे व्हीकल में होते हैं, those are lead storage batteries which consist of H2SO4. So in lead storage batteries, used in lead storage batteries. उसके बाद एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों भी यूजेस है. सो इट इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट, उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसके कॉमन यूजेस है. उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल हो सकता है. सो याद रखना, सो इट इज अ कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट, ये एक यूज है, कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट. उसके बाद इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, it is used in petroleum refining. उसके बाद it is used as a pickling agent, it is used as a pickling agent. So pickling agent के तौर पे इसका इस्तेमाल हो सकता है. So these are some of the uses of H2SO4.